निम्नलिखित के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थों का उल्लेख कीजिए। ताप दीप्त बल्ब का तंतु, इनकैंडेसेंट बल्ब का तंतु जो है, इसके लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है साधारण रूप से? तो तंतु के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। कारण इसका है कि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। उच्च तापमान सहन करने की क्षमता, ये दूसरा कारण है उसका। अच्छी विद्युत चालकता है तीसरा कारण है। उसके बाद है चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है, चौथा कारण है। दृष्टि धारा मशीन के ब्रश, इसके लिए क्या प्रयोग होता है? ब्रश के लिए कार्बन या ग्रेफाइट का उपयोग होता है। दृष्टि धारा मशीन आप लोग जानते होंगे, डीसी करंट जो उत्पन्न करता है। यह नरम होता है, इससे कम नरम होने के कारण इसका क्या होता है? कम गलनांक होता है। विद्युत चालकता अच्छी होती है। कलेक्टर की सतह को क्षत नहीं पहुंचाता। कलेक्टर की सतह को क्षत नहीं पहुंचाता, आसानी से बदला जा सकता है। विद्युत हीटिंग तत्व के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। उच्च प्रतिरोधकता इसका रीजन है। उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण नहीं करता। लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, अच्छा ताप उत्पन्न करता है। एक तांबे का तार, एक एल्युमिनियम का तार, एक स्टील का तार समान लंबाई तथा प्रतिरोध के हैं। यदि इन तारों में समान धारा प्रवाहित हो तो किसका तापक्रम उच्च होगा, किसका न्यूनतम होगा और क्यों होगा? तो आइए देखते हैं। तापक्रम बढ़ाना विद्युत शक्ति हानि I²R और उस तार की थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर करता है। विद्युत शक्ति की हानि पर और कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर करता है। I²R को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो तांबा क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक, इसलिए गर्मी तेज़ी से बाहर निकालती है, तापक्रम न्यूनतम होता है। रीजन के साथ पूछा गया था, इसलिए इसमें तापक्रम, ये पहले रीजन बताया गया है, फिर तापक्रम का न्यूनतम और उच्चतम तापमान बताया गया। तो तापक्रम का रीजन क्या है इसमें? विद्युत हानि और थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर करता है। तांबा का पहले देखेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक, इसलिए गर्मी तेज़ी से बाहर निकलती है, तापक्रम न्यूनतम होता है इसका। एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी मध्यम होता है और तापक्रम भी मध्यम होता है। स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होता है, इसलिए गर्मी बाहर नहीं निकलती, तापक्रम उच्चतम होता है। इसीलिए उच्चतम तापक्रम स्टील तार का होगा और न्यूनतम तापक्रम तांबे का होगा। इसको आगे देखते हैं। प्रतिरोधकता पद से आप क्या समझते हैं? तांबा, कार्बन, कांस्टेंटन पदार्थों के प्रतिरोध पर तापक्रम के प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी पहले पढ़ेंगे। या किसी पदार्थ की वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है। इसका प्रतीक रो होता है। मापन इकाई ओम मीटर होती है। संबंध है इसका आर प्रतिरोध, जहाँ र प्रतिरोधकता, लयल लंबाई, ये क्षेत्रफल, आर बराबर रयल अपान ये होता है। तांबा के बारे में क्या है? तांबा एक उत्कृष्ट चालक है। तापमान बढ़ाने पर तांबे की प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसमें क्या क्वेश्चन था कि प्रतिरोधकता हमारा हो गया है तांबा, कार्बन, कांस्टेंटन पदार्थों के प्रतिरोध पर तापक्रम के प्रभाव की विवेचना करना है। इन पर जो प्रतिरोध है उसका तापक्रम क्या है, तो पढ़ेंगे आगे कहाँ है। तांबा क्या है कि उत्कृष्ट चालक है। तापमान बढ़ाने पर तांबे की प्रतिरोधकता बढ़ती है क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध आता है। तापमान बढ़ाने पर तांबे की क्या बढ़ती है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बढ़ती यानी कि क्या होता है? प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है। सीधी प्रतिरोधकता के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध होने के कारण ही प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता में प्रतिरोध को भी लिख सकते हैं आप, तो भी नंबर कटेगा नहीं। प्रभाव ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है।
उसके बाद कार्बन का क्या होगा, कार्बन एक अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रयोज्यता बढ़ती होगी। तापमान बढ़ाने पर इसमें अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। हाँ, अधिक ताप प्रतिरोधकता घटेगी, इसमें वो चालकता बढ़ेगी। अर्धचालक का ये सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब पूछा जाने वाला अत्यधिक क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है या घटती है। तो इसका प्रतिरोध घटता है लेकिन चालकता बढ़ती। प्रभाव है तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। कांस्टेंटन का हम लोग देखते हैं। यह एक मिश्र धातु है, कॉपर निकल से बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता तापमान के साथ लगभग स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो प्रभाव क्या है, तापमान परिवर्तन का बहुत ही कम प्रभाव होता है, इसलिए इसका उपयोग मापने वाले यंत्रों में किया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, परमाणु की संरचना की व्याख्या कीजिए। परमाणु एक सूक्ष्म कण है जो निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऋण रहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा स्तरों में होती है। परमाणु की संरचना का सबसे प्रसिद्ध मॉडल बोर का परमाणु मॉडल है। अतिचालकता क्या है, धातु में क्यों नहीं होती है। अतिचालकता वह अवस्था है जिसमें कोई पदार्थ एक निश्चित न्यूनतम तापमान पर शून्य प्रतिरोध दर्शाता है। उसमें विद्युत धारा बिना किसी ऊर्जा हानि के प्रवाहित होती है। यह गुण विशेष धातुओं यौगिकों में बहुत कम तापमान पर पाया जाता है। धातु में सामान्यतः यह नहीं होती क्योंकि अशुद्धियाँ, इलेक्ट्रॉन गति में रुकावट तथा अधिक तापमान के कारण प्रतिरोध शेष रहता है। तापमान बढ़ने के कारण जो धातुओं का प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण जो है उसमें चालकता घटती है। चालकता घटती है, या तो कहें कि अतिचालकता नहीं होती है। तो धातुओं में अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन गति रुकावट तथा अधिक तापमान के कारण प्रतिरोध शेष रहता है उसमें। उच्च शक्ति स्टील के प्रकार की उल्लेख कीजिए। उच्च शक्ति का स्टील जो है मध्यम कार्बन स्टील है। उच्च कार्बन स्टील, लो मिश्र धातु स्टील। क्वेश्चन क्या है इसका, उच्च शक्ति स्टील के प्रकार की उल्लेख कीजिए। उच्चतम जो शक्ति है स्टील में उसके कई प्रकार होते हैं। तो मध्यम कार्बन स्टील एक प्रकार का है जिसकी शक्ति उच्च होती है। उच्च कार्बन स्टील, लो मिश्र धातु स्टील, हाई टेंसाइल स्टील। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम कार्बन से जो बना होता है। ये सभी प्रकार अपनी संरचना कार्बन की मात्रा उपयोगिता के अनुसार अलग अलग होते हैं। प्रश्न बा है, स्थायी चुंबक की आवश्यकताओं को लिखिए। स्थायी चुंबक की आवश्यकताओं को लिखिए। अस्थायी चुंबकों के निर्माण में प्रयुक्त धातुओं के नाम दीजिए। अस्थायी चुंबक की आवश्यकता, उच्च अवशिष्ट चुंबकत्व है, ये हाई रिटेंटिविटी है, इसमें कम द्रवण बिंदु होता है, उच्च कोरजीव बल होते हैं, कठोरता और टिकाऊपन होता है, ताप और झटके सहन करने की क्षमता होती है। धातुएं इसमें क्या हैं, स्टील, अल्निको, फेराइट्स, हार्ड स्टील, नियोडियम, आयरन, बोरान मिश्र धातुएं मिश्र धातु हैं बहुत। और आगे क्या है, पांचवा प्रश्न, गैर लौह धातुएं क्या कहलाती हैं। नॉन फेरस एलॉय क्या कहलाती हैं, बिना लोहे से बनी हुई वे धातु या मिश्र धातुएं जो इसमें लोह नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है, गैर लौह धातुएं कहलाती हैं। जैसे कांसा, कॉपर, टिन, पीतल, कॉपर, जिंक, ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम मिश्र धातु है। विशेषताएं, हल्की होती है, संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। यहाँ एल्यूमिनियम की धातु की विशेषता बताई गई है। हल्की होती है, संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है, विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं।
गैरलोह धातुओं की 2 उपयोगी विशेषताएं लिखिए। हल्कापन, गैरलोह धातुएं जैसे एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम आदि बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें वायुयान, मोटर आदि में प्रयोग किया जाता है। 2 उपयोगी विशेषताएं लिखना। संक्षारण प्रतिरोध दूसरा उपयोग, ये धातुएं जंग नहीं लगने देती, इसलिए इनका उपयोग समुद्री उपकरणों, पाइप, बाहरी संरचनाओं में होता है। गैरलोह धातुओं का उपयोग है। यदि उसके बाद क्या है, उसके बाद है सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ, प्रतीत, बल्ब का तंतु, दृष्ट मशीन का बर्फ। उसके बाद क्या है, विद्युत हीटर, नाइक्रोम, उष्मा सहनशीलता। ये हमें लगता है रिपीट होने लगा, फिर कुछ प्रश्न रिपीट हो जाता है इसमें, तो आप लोग। परमाणु की संरचना, नाभिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कक्षा घूमते हैं। अतिचालकता, शोधन प्रतिरोध की अवस्था, बहुत कम तापमान पर कुछ पदार्थ में पाई जाती है, साधारण धातु में नहीं पाई जाती। उच्च शक्ति स्टील के प्रकार, उच्च कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, अयाल स्टील, ये उच्च शक्ति के प्रकार हैं। ये सब रिपीट हो रहे हैं। अस्थायी चुंबकीय आवश्यकताएं, उच्च अवशिष्टता, कोर्जिबल प्रयुक्त धातुएं, अल्निको स्टील, फेराइट। गैरलोह धातुएं जिनमें लोह नहीं होता, कांसा, पीतल, ड्यूरेलिन। विशेषताएं वो इसकी हल्की, संक्षारण प्रतिरोधी, चालकता, अच्छी चालकता। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत कम थोड़े शब्दों में लिखे हुए क्वेश्चन है, वही चीज़ है। इसके बाद है थर्मोसेटिंग पदार्थ की विशेषता बताइए। एक बार गर्म करने पर ये कठोर हो जाते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या है, एक बार गर्म करने पर ये कठोर हो जाते हैं, और जबकि थर्मोप्लास्टिक एक बार क्या कई बार गर्म कर सकते हैं। उसको गर्म करके तोड़ के फिर गर्म करके फिर दूसरा चीज़ बना लेंगे। वो साइकिल में चल सकते हैं, साइकिल में नहीं चल सकते। ये दोबारा गर्म करने पर नहीं गलते। विद्युत के कुचालक होते हैं, तो विद्युत के कुचालक तो दोनों में कॉमन रहना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक है। गर्मी और रसायनों के प्रति सहनशील होते हैं। उसके बाद फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, काले रंग का पदार्थ, विद्युत इंसुलेशन में प्रयोग होता है, सस्ते और मजबूत होते हैं। विद्युत उपकरणों के लिए उच्च तापीय स्थायित्व क्यों आवश्यक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग बना के। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसको टिकाऊपन और विद्युत से लड़ने की क्षमता चाहिए। उच्च ताप पर कार्य करते समय यदि सामग्री पिघल जाए तो उपकरण खराब हो जाता है। थर्मल स्थिरता उपकरण की उम्र और सुरक्षा दोनों बढ़ाती है, इसलिए उच्च ताप सहनशीलता पदार्थ जरूरी है, सहनशील पदार्थ जरूरी है। प्रश्न 6 है, परिष्कृत तेल के गुण क्या हैं। उच्च विद्युत प्रतिरोध, नीचे आंसर ही लिखा है। परिष्कृत तेल के जो गुण हैं, उच्च विद्युत प्रतिरोध है, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, थर्मल स्थायित्व है, नमी रहित, ऑक्सीकरण से बचाव। उसके बाद घर्षण प्रतिरोधी पदार्थों के गुण लिखिए। कठोरता, ताप सहनशीलता, कम घिसाव, उच्च घर्षण प्रतिरोध, लंबे समय तक टिकाऊ। रासायनिक प्रतिरोध में क्या है, रसायनों से खराब ना होने की क्षमता। तो घर्षण प्रतिरोधी पदार्थों के गुण है कठोरता, ताप सहनशीलता, कम घिसाव, उच्च प्रतिरोध, घर्षण प्रतिरोध, लंबे समय तक टिकाऊ। और रासायनिक प्रतिरोध के गुण क्या है, रसायनों को से खराब ना होने की क्षमता। पीवी मूल्य के गुण है प्रेशर, यक्स, वेलोसिटी, किसी स्नेह की कार्यक्षमता का मानदंड। हाइग्रोस्कोपिसिटी और घुलनशीलता के गुण है वातावरण की कमी, नमी सोखना और किसी द्रव्य के घुलने की प्रवृत्ति। विद्युत रोधी पदार्थों के लिए आवश्यक गुण क्या है, उच्च विद्युत प्रतिरोध, नमी और ताप के प्रति सहनशीलता, यांत्रिक शक्ति अच्छी हो, कम डाइलेक्ट्रिक हानि। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में प्रयुक्त पदार्थों के नाम लिखिए।
तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। प्रश्न 8वां है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ के नाम लिखिए। सिलिकॉन है मुख्य अर्धचालक, जर्मेनियम विशेष परिस्थितियों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर के रूप में, ये सब किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं आईसी में, ये लिखा गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट में, सर्किट एक प्रकार की वायरिंग भी हो सकती है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में इंसुलेटर लेयर के रूप में, धातु जैसे एल्यूमिनियम कॉपर कनेक्शन के लिए, जर्मेनियम विशेष परिस्थितियों में, सिलिकॉन मुख्य अर्धचालक के रूप में। यदि आप अच्छा तो 8वां क्वेश्चन क्या है, नर्म फेराइड के गुण एवं उपयोग लिखिए। उच्च विद्युत प्रतिरोधकता, कम एटी करंट हानि, चुंबकीय विशेषताएं अच्छी, उच्च प्रारंभिक पारगम्यता। उपयोग है ट्रांसफार्मर कोर में, इंडक्टर्स कॉइल्स में, उच्च आवृत्ति वाले उपकरणों में, माइक्रोवेव डिवाइसेस में, ट्रांजिस्टर व आईसी बनाने के लिए पदार्थों में। सिलिकॉन मुख्य अर्धचालक है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू होता है कि ट्रांजिस्टर तथा आईसी बनाने के लिए पदार्थों के नाम लिखिए। तो ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, आईसी के लिए सिलिकॉन जो है मुख्य अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम कम तापीय उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड जो है उच्च गति और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर के रूप में होता है। पराविद्युत पदार्थ की परिभाषा क्या है। एक अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीकृत तो होते हैं लेकिन करंट प्रवाहित नहीं करते। उदाहरण है माइका, पेपर, प्लास्टिक, सिलिका। ये क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीकरण तो होते हैं लेकिन करंट नहीं प्रवाहित करते। माइका, पेपर, प्लास्टिक, सिलिका। उपयोग है कैपेसिटर के रूप में, इंसुलेटर के रूप में। इंसुलेटर यहाँ पर विद्युत रोधी फिर कह सकते हैं इसको। हाई वोल्टेज उपकरणों में। अनुप्रमेय ताप वृद्धि के आधार पर विद्युत रोधी पदार्थों का वर्गीकरण के लिए धनात्मक ताप गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पीटीसी। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है प्रतिरोध बढ़ता है।